सीबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा जो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर फर्स्ट जो है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सीखने के सही उत्तर हैं, मतलब कौन से सीखने के सही उत्तर हैं। तो इसका उत्तर है सी, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। अब इसका हल किस प्रकार हुआ कि देखो, सीखना जो है वो मानव व्यवहार का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा विभिन्न भाषाई कौशलों और दक्षताओं को सीखने का प्रयास किया जाता है। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध एवं प्रज्ञान को सीखने का सही स्तर माना जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो उसका जो सही स्तर है वो उत्तर है सी। फिर आगे देखिए, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। इसका उत्तर है नहीं, ए इसका उत्तर है। अब देखिए कैसे हुआ कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं माना जा सकता। परिपक्वता जो है वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और इसके लिए बाह्य उद्दीपनों की आवश्यकता नहीं होती। यह एक प्रकार से मानव की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। जैसे बीज से पत्ती, टहनी, फल, फूल इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही प्राकृतिक रूप में किसी पूर्व अनुभव अधिगम के प्रशिक्षण के बिना परिपक्वन की जो प्रक्रिया है वो जन्मजात योग्यताओं और शक्तियों में वृद्धि करती है तथा प्राणी में आवश्यक परिवर्तन आ जाता है। इसलिए इसका उत्तर है ए। चिंतन क्या है? तीसरा प्रश्न देखिए, चिंतन क्या है? तो इसका उत्तर है प्रतीकों का प्रयोग। कि चिंतन क्या है? चिंतन है प्रतीकों का प्रयोग। हल किस प्रकार हुआ कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाह्य घटनाओं जो भूत, वर्तमान और भविष्य की का आंतरिक या मानसिक चित्रण किया जाता है और प्रतीकों का प्रयोग चिंतन का प्रमुख साधन है। प्रतीक वास्तविक विषयों, अनुभूतियों तथा क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतीकों के प्रयोग से चिंतन को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, प्रौढ़। प्रौढ़ के लिए किया जाता है। देखिए कैसे कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग प्रौढ़ श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। समस्या समाधान से तात्पर्य व्यक्ति विशेष द्वारा अपनाई गई ऐसी गंभीर तथा प्रयोजनपूर्ण व्यवहार क्रियाओं से हैं जिसमें तर्क सम्मत एवं वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर समस्या समाधान संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। और इस प्रकार इसका जो उत्तर है वो बी है, प्रौढ़। पांचवा प्रश्न देखिए, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। उस सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत। उत्तर है बी। पांचवें का उत्तर है बी, सूझ का सिद्धांत। देखिए, सूझ का सिद्धांत यह बताता है कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, क्योंकि यह सूझ द्वारा होता है। छठा प्रश्न देखिए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास है। उत्तर है ए, मानसिक विकास है। अब ये हुआ कैसे? देखिए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास को दर्शाता है। संवेदना को मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें जो कुछ भी अनुभूति होती है उसे संवेदना कहा जाता है। मानसिक विकास से तात्पर्य बालकों की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है
जिसके फलस्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। इसका उत्तर है ए और बी दोनों, यानी विचलनशीलता और प्रतिमानता, ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। अब हुआ कैसे देखिए, जेम्स ड्रेयर के अनुसार औसत समूह की मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहा जाता है और व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता एवं प्रतिमानता दोनों का समावेशन होता है। 8वां प्रश्न देखिए, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे हैं। उत्तर है इसका बी, अधिक स्वस्थ एवं विकसित। क्या होते हैं? अधिक स्वस्थ एवं विकसित। हुआ कैसे देखिए, मेरेडिथ ने कहा था कि जिन परिवारों के सामाजिक स्तर ऊंचे होते हैं उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का अधिक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपरा, उच्च पारिवारिक स्थिति, रीति रिवाज आदि बहुत से तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 16। सी इसका उत्तर है। तो इसमें है कि कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या जो है वो 16 बताई हुई है, इसलिए इसका उत्तर भी 16 होगा। 10वां प्रश्न देखिए, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? इसका उत्तर है सी, विषय आत्मबोधन परीक्षण। विषय आत्मबोधक परीक्षण। इसमें देखो, विषय आत्मबोधन परीक्षण जो है TAT की रचना मुर्रे द्वारा की गई थी। 11वां प्रश्न देखिए, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, यानी व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ए इसका उत्तर है। देखिए कैसे, मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से हैं जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उनके बारे में सोचता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 120। उत्तर है डी। आगे देखिए हुआ कैसे कि बुद्धि के जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो मौलिक रूप से बुद्धि में 120 कारक ही माने गए हैं, इसलिए यही इसका उत्तर है। 13वां प्रश्न देखिए, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। उत्तर है बी, प्रेरक। हुआ कैसे कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है प्रेरक कहलाती है। इसमें बच्चे के घर व परिवेश, उसके पारिवारिक सदस्यों और स्कूल के संबंध इत्यादि की प्रमुख भूमिका होती है। 14वां प्रश्न देखिए, प्रतिभावान जो बालक है उनकी पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व, उत्तर है बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। कैसे कि जिन बालकों की वृद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। इन बालकों में विकास की अधिक संभावनाएं होती है, ये समस्याओं का समाधान शीघ्र कर लेते हैं। इन बालकों की पहचान करने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वो सर्वथा उचित है और उसी से ही हमें इस बात का पता लगता है। 15वां प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? उत्तर है डी, उदात्तीकरण। 15वें का उत्तर है डी, उदात्तीकरण। देखिए कैसे, तनाव से तात्पर्य हमारे मन और मस्तिष्क की उस हानिप्रद मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से हैं जिसका परिणाम हमें शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के रूप में भुगतना पड़ता है, और उदात्तीकरण तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। 16वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? उत्तर है बी, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। कैसे हुआ कि डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित एक मानसिक विकार है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी आती है। वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, लिखने की धीमी गति, छुपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। 17वां प्रश्न देखिए, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो इसका उत्तर है सी, शीघ्र सीखता है। कैसे? सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का एक प्रभावी घटक है जिसके द्वारा बालकों में सीखने की रुचि उत्पन्न होती है, जिसके कारण बालक जल्दी सीखता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक विशिष्ट स्थिति होती है जो उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। 18वां प्रश्न देखिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। उत्तर है ए, मंदबुद्धि बालक को। कैसे? कि हस्तशिल्प की शिक्षा जो है वो मंदबुद्धि बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि बाकी जो काम होता है उसमें बुद्धि का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और इसमें कम। तो मंदबुद्धि बालक जो है वो इसे जल्दी सीखता है। अगला प्रश्न, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उत्तर है बी, उदाहरण देकर। कि बालकों को पारितोषिक देकर उसमें चोरी की जो आदत है उसको दूर किया जा सकता है। इसमें देखो ए इसका उत्तर होगा, बी नहीं, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। 19वां जो प्रश्न है इसमें उत्तर है बी, उदाहरण देकर। और ये जो है बालकों को पारितोषिक देकर, ताड़ना देकर और सजा देकर, ये तीनों गलत है और इसका जो है उदाहरण देकर ये आपके सही है। 20वां प्रश्न देखिए, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। वह कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसका उत्तर देखिए कि क्रियात्मक अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण और सविचार प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के ज्ञान को बढ़ाना एवं परिमार्जित कर उपयोगी बनाना है। साथ ही शिक्षण संस्थाओं की व्यवहारिक समस्याओं का हल खोजना भी इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। 21वां प्रश्न देखिए, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण जो है वो आपके दो प्रकार से दिए जा सकते हैं। एक है 4 प्रकार से, एक है 6 प्रकार से और एक है 3 प्रकार से। तो इसका उत्तर है 2 प्रकार से। कैसे? कि छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए। इसके लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, लेकिन ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग इस कार्य हेतु बेहतर होता है। अगला प्रश्न देखिए, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में जो देश में लागू हुआ वह डेट है। उत्तर है बी, 1 अप्रैल 2010।
कौन सी डेट है? 1 अप्रैल 2010। कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो 2009 देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक विकास को विकसित करना। केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही है, तो इसका उत्तर है डी, ए और बी दोनों सही है। देखिए कैसे, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना तथा छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक विकास को विकसित करना है। अगला प्रश्न देखिए, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं विश्वसनीयता। उत्तर है बी, क्या कहते हैं? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता परीक्षा की एक मूल्यांकन प्रणाली है। इससे योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है। परीक्षा के माध्यम से विश्वसनीयता द्वारा बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। 25वां प्रश्न देखिए, में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। उत्तर है योगात्मक मूल्यांकन। उत्तर क्या है? योगात्मक मूल्यांकन। तो इसमें हुआ कैसे, आप देखिए 25वां जो प्रश्न है कि योगात्मक मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। उत्तर है बी, केवल एक कोश। केवल एक कोश। कि मनुष्य जीवन का आरंभ एक कोशीय जीव से हुआ है। अमीबा एक कोशीय जीव का उदाहरण है। 27वां प्रश्न देखिए, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। उत्तर है सी, नैतिकता का होना। शेषवावस्था की विशेषताओं में शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता आदि को समाहित किया जा सकता है। नैतिकता के होने का संबंध बाल्यावस्था मुख्यतः किशोरावस्था से है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा शक्ति और गति से है। यानी इसका उत्तर है डी। हुआ कैसे देखिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था मानसिक विकास का वह चरण है जो जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की अवधि में पूरा हो जाता है, जिसका संबंध मांसपेशियों के विकास, पैरों का उचित उपयोग तथा शक्ति एवं गति से है। 29वां प्रश्न देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी। यह परिभाषा दी क्रो एंड क्रो ने। उत्तर है सी। आप देखिए कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा जो है वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है, जो बिल्कुल सही है। 30वां प्रश्न देखिए, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। यह अवस्था है। उत्तर है इसका बी, बाल्यावस्था। कि बाल्यावस्था जिसे 2 चरणों में विभाजित किया जाता है, पूर्व बाल्यावस्था एवं किशोरा, ये उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान सामाजिक विकास का प्रारंभ नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि मिथ्या पक्वता जो है वो समय बाल्यावस्था को कहा जाता है, और इसका उत्तर है बी। आज हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो मॉडल पेपर फर्स्ट है उसका अध्ययन किया है।
कल हम अपने मॉडल पेपर सेकंड के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Peace.